हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, शेयर कैपिटल है और बैंक लोन है। इसके बाद बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 4000 रुपीज उसे सोल्ड करा गया था 3000 रुपीज के प्रॉफिट पे और डेप्रीसिएशन चार्ज करा गया था फर्नीचर पे 5000 रुपीज। अब जो डेप्रीसिएशन हमें टोटल फर्नीचर का दे रखा है 5000। तो सबसे पहले बच्चों अपना कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखा है जिसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, कितने से 40,000 से। अब बच्चों इंक्रीज कैसे हुआ होगा, जब हमने शेयर इशू करे होंगे और जब बच्चों शेयर इशू करे होंगे तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना। तो बच्चों हमें कैश मिला होगा कितना 40,000। तो आ गया प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 40,000 बिकॉज कैश का इनफ्लो हुआ तो पॉजिटिव दिखा दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बैंक लोन था जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा लोन का अमाउंट डिक्रीज हो गया है ना। जब बच्चों हम लोन रीपे करेंगे तो हमारा लोन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चों कितना रीपे करा होगा, 10,000 का लोन रीपे कर दिया होगा, तभी तो बच्चों हमारा लोन का अमाउंट कम हो गया। और जब बच्चों हमने रीपेमेंट करी होगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो नेगेटिव से दिखाना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 बच्चों नेगेटिव का था तो हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिए। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 30,000। तो बच्चों हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से तो कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से करना है। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में फर्नीचर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, तो इसके लिए बच्चों अपना फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं जिसका बच्चों हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों ये बैलेंस लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 28,000। अब बच्चों देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था। देखो बच्चों हमें क्या बता रखा था, फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 4,000 रुपीज उसे हमने सोल्ड करा है 3,000 के प्रॉफिट पे। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमें सेल प्राइस तो बता ही नहीं रखा ना कि फर्नीचर को हमने कितने में सेल करा है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमको किस बारे में दे रखी है कि हमने उसे 3,000 के प्रॉफिट पे सेल करा है, बट कितने प्राइस पे सेल करा है वो नहीं बता रखा। इसके बाद आगे देखो हमें और क्या बता रखा है कि डेप्रीसिएशन जो फर्नीचर पे चार्ज करी गई थी 5,000 रुपीज। अब बच्चों जो डेप्रीसिएशन चार्ज करिए 5,000 तो ये तो बच्चों टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज करी गई होगी ना फर्नीचर पे, बट हमें कौन सी जाननी है, जो बच्चों हमने फर्नीचर सेल करा था उस पे कितने डेप्रीसिएशन चार्ज करी गई थी। तो देखो बच्चों उसके लिए तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे पहले हमें डेप्रीसिएशन पता चल जाएगा, फिर बच्चों अपना सेल प्राइस का कैलकुलेट कर लेंगे कितना अमाउंट आएगा। तो देखो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं जिसके हमें बैलेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले बैलेंस लिख लिया हमने। तो बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में। अब देखो बच्चों हमें क्या बता रखा था क्वेश्चन में कि जो फर्नीचर पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी 5,000। ये बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी ना एंटायर फर्नीचर पे, तो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाता है डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के वो लिख दिया बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपीज आ गया। अब बच्चों में से टोटल करेंगे तो हमारे पास 11,000 आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड में क्या बैलेंस अमाउंट बचेगा, जो बच्चों हमने फर्नीचर पे अमाउंट में ट्रांसफर करा होगा जब बच्चों डेप्रिसिएशन, बिकॉज हमने फर्नीचर सेल कर दिया था तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा होगा ना। तो बच्चों देखो हमारे पास बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है 2,000 रुपीज का। तो ये बच्चों किसका अमाउंट हो गया, जो हमने फर्नीचर सोल्ड करा था उस पे डेप्रिसिएशन कितना था, ठीक है बच्चों 2,000। तो वो हमने फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करा होगा ना, तो टू फर्नीचर अकाउंट आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों जो हमने फर्नीचर सोल्ड करा था उस पे। तो देखो बच्चों में यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमने फर्नीचर सेल करा था उस पे 2,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी हमने। अब देखो बच्चों हम अपना सेल प्राइस निकाल सकते हैं कैसे। देखो हमें पता चल गया कॉस्ट थी हमारे पास 4,000 फर्नीचर की, उसमें से बच्चों 2,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। तो बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी बच गई 2,000। अब बच्चों 2,000 के फर्नीचर को हमने 3,000 के प्रॉफिट में सेल करा, मतलब बच्चों 2,000 प्लस 3,000 तो टोटल बच्चों हमने कितने में सेल करा
5,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, हमें सेल प्राइस पता चल गया, कितने में हमने उस फर्नीचर को सेल करा था, 5,000। अब बच्चों हम अपने फर्नीचर अकाउंट में बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता चल गया कि बाय बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज में हमने उस फर्नीचर को सेल करा और उस पर डेप्रिसिएशन कितने की चार्ज करी थी, 2,000 रुपीज की, तो वो भी आ गया। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। अब बच्चों ध्यान रखना, हमें इस फर्नीचर को सेल करने पे फायदा भी हुआ था ना, कितने का, 3,000 का। तो बच्चों उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, और गेन तो डेबिट साइड में आ जाता है, तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 3,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ था उस फर्नीचर की सेल पे। अब बच्चों में से टोटल करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 35,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है सिर्फ 23,000। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि जब भी एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का। यहाँ पे देखो बच्चों कितना बैलेंस बच रहा है, 12,000, तो बच्चों ये बैलेंस है परचेज का। इतने के बच्चों हमने और फर्नीचर परचेज करे होंगे, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट फर्नीचर परचेज 12,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर अकाउंट से देखो बच्चों में क्या क्या पता चल गया कि 5,000 में हमने फर्नीचर की सेल करी थी और 12,000 बच्चों हमने परचेज करा था। अब बच्चों इसे हम अपना कैश फ्लो बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, जब हमने फर्नीचर सेल करा तो उससे हमें कैश मिला होगा, कैश का इनफ्लो हुआ, तो पॉजिटिव हमने 5,000 से दिखा दिया। 5,000 में सेल करा था ना फर्नीचर को, और बच्चों जब हमने 12,000 का फर्नीचर परचेज करा था उससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो उसे हमें नेगेटिव से दिखाना पड़ेगा। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर 12,000 थी, उसके बाद बच्चों हमने ब्रैकेट लगा दी बिकॉज नेगेटिव का अमाउंट था। अब बच्चों में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि बच्चों आ रहा है -7,000। अब बच्चों माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि हमारे पास कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है बच्चों, तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर दिया और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। देखते बच्चों, सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 2023 का और 2022 का। इसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 14% डिवेंचर्स है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। देखते बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स इशू करे गए थे 20% के प्रीमियम पे। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे उन्हें रिडीम कर लिया गया था पार पे। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि 14% डिबेंचर्स इशू करे गए थे 10% के डिस्काउंट पे। बच्चों डिबेंचर्स हमने ये 10% के डिस्काउंट पे इशू करे होंगे। उसके बाद देखो बता रखा है कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था इक्विटी शेयर्स पे 1,50,000। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि इंटरेस्ट पे करा गया था 14% डिवेंचर्स पे 35,000 का। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि अंडर राइटिंग कमीशन था इक्विटी शेयर्स पे 20,000 रुपीज का, उसे पे करा गया था और सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ भी कर दिया गया था। लास्ट पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे कितना पे करा गया था, 60,000। अब बच्चों सबसे पहले अपने बैलेंस देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 15 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने शेयर इशू करे होंगे और जब बच्चों शेयर इशू करे होंगे तो हमें कैश भी तो रिसीव हुआ होगा ना। तो बच्चों कितना कैश रिसीव हुआ होगा, 5 लाख रुपीज, 5 लाख से इंक्रीज हो गया। तो बच्चों 5 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे इक्विटी शेयर्स को इशू करके, तो वो आ गया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए, कैश का इनफ्लो हुआ, इसलिए बच्चों हमने इसे पॉजिटिव से दिखा दिया। इसके बाद देखो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था कि बच्चों इक्विटी शेयर्स को 20% के प्रीमियम पे इशू करा गया था। मतलब बच्चों जो हमने 5 लाख के शेयर्स इशू करे उस पे 20% का बच्चों प्रीमियम भी तो हमें रिसीव हुआ होगा ना। तो बच्चों देखो 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख। मतलब बच्चों 1 लाख रुपीज हमें प्रीमियम का भी रिसीव हुआ होगा, तो वो भी बच्चों कैश का इनफ्लो हुआ ना, तो उसे भी हम लिख देंगे रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20% के हिसाब से 1 लाख रुपीज हमें अलग से प्रीमियम पे रिसीव हुए होंगे, तो बच्चों वो आ गया पॉजिटिव से। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 है। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में बता रखा था ना कि 12% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया गया था पार पे। मतलब बच्चों जो हमारे पास 5 लाख के 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे उनकी बच्चों हमने रीपेमेंट कर दी होगी, उन्हें रिडीम कर दिया हो गया, और पार पे बोला है तो फेस वैल्यू पे ही रिडीम कर दिया होगा। मतलब बच्चों 5 लाख रुपीज की हमने पेमेंट कर दी होगी। अब बच्चों पेमेंट करी होगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो नेगेटिव से दिखा देंगे। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया
5 लाख नेगेटिव का था बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ, तो इसलिए बच्चों हमने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 14% डिवेंचर्स थे। इसका देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस तो 0 है बट क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2,50,000 और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था कि 14% डिवेंचर्स इशू करे गए थे 10% के डिस्काउंट पे। मतलब बच्चों हमने ड्यूरिंग द ईयर ये डिवेंचर्स इशू करे होंगे। और बच्चों डिवेंचर इशू करने पे हमें कैश भी तो रिसीव होता है ना, तो बच्चों कितना कैश रिसीव हुआ होगा, टोटल 2,50,000 तो बच्चों हमें रिसीव नहीं हुआ होगा ना, बिकॉज हमने डिस्काउंट पे इश्यू करे हैं। तो बच्चों हमें कौन सा अमाउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बच जाता है वो बच्चों हमें रिसीव होता है। तो देखो बच्चों टोटल डिवेंचर्स कितने के थे 2,50,000, उन्हें हमने 10% के डिस्काउंट पे इश्यू करा। तो बच्चों 2,50,000 का 10% कितना हो गया 25,000। तो बच्चों 2,50,000 हमें टोटल मिलना चाहिए था, उसमें से बच्चों 25,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 2,25,000। तो बच्चों इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा 14% डिवेंचर्स को इश्यू करके। ठीक है बच्चों, कैश का इनफ्लो है इसलिए पॉजिटिव से दिखा दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था इक्विटी शेयर्स पे 1,50,000 पे कर रहे हैं बच्चों, तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, तो माइनस रेंज से दिखा देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000 माइनस का था, तो बच्चों हमने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में बता रखा था कि इंटरेस्ट पे करा गया था डिवेंचर्स पे, ये भी बच्चों कैश का आउटफ्लो है, तो सेम इसे भी दिखा देंगे ब्रैकेट लगा के। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 35,000 का था, माइनस का इनका था बिकॉज कैश आउटफ्लो हुआ, तो हमने ब्रैकेट लगा दिए। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट 6 पॉइंट में बता रखे कि अंडर राइटिंग कमीशन था इक्विटी शेयर्स पे 20,000 रुपीज का, उसे पे करा गया था। अब बच्चों देखो चाहे अंडर राइटिंग कमीशन हो चाहे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो, वो सभी बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आते हैं। अब बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन चाहे वो इक्विटी शेयर पे हो या डिवेंचर पे, वो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा ना। तो बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन हमने पे करा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, 20,000 बच्चों माइनस का दिखा देंगे बिकॉज कैश गया होगा, और माइनस के लिए बच्चों हम ब्रैकेट लगा देते हैं ना। तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड था 20,000 रुपीज, हमने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट में क्या बता रखा था कि डिविडेंड पे करा गया था प्रेफरेंस शेयर्स पे भी 60,000 रुपीज का, तो ये भी बच्चों सिंपल कैश का आउटफ्लो है, तो नेगेटिव साइन से दिखा देंगे। डिविडेंड पेड और प्रेफरेंस शेयर 60,000 माइनस का था, उसे शो करने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी सारी आइटम्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया 60,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2023 के लिए। देखते बच्चों सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 10,000, उसके बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है, उसको बच्चों फिक्स्ड एसेट की सेल करी गई थी। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था, और लास्ट में बच्चों बता रखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 20,000 था। तो सबसे पहले बच्चों कैश फ्लो के लिए अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना, जो कि बच्चों हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। तो बच्चों नेट प्रॉफिट तो हमें पता चल गया 20,000। अब इसके बाद देखो बच्चों सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है बच्चों, इस केस में हमारा नेट प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आए होते हैं, उन्हें बच्चों हमें एडजस्ट करना होता है। अब देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें बता रखा था कि ट्रेड रिसीवेबल में हमारा डिक्रीज हुआ था, जो कि बच्चों करंट एसेट होता है ना। अब बच्चों करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हमें ऐड करना होता है ना, कितने का डिक्रीज हुआ 5,000 का। तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल में जो डिक्रीज हुआ उसे हम ऐड कर देंगे, बिकॉज करंट एसेट में जब भी डिक्रीज होता है तो हमें ऐड करना होता है, ऐड कर दिया। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट हमें बता रखा था कि ट्रेड पेबल में इंक्रीज हुआ है। और बच्चों ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होती है ना, और जब भी बच्चों करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों 7,000 था, इंक्रीज हुआ था ट्रेड पेबल में, ऐड कर देंगे बिकॉज करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ। अब बच्चों में से टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 32,000।
तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद बच्चों हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, वो कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगी, फिक्स्ड एसेट से बच्चों रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही ट्रांजेक्शन दे रखी है जिसमें सेल करी गई थी और हमें 20,000 रुपीज मिले थे। अब बच्चों सेल से तो कैश का इनफ्लो होता है ना, कैश मिला हमें, तो बच्चों पॉजिटिव 20,000 से हम दिखा देंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000 रुपीज हमें मिले होंगे फिक्स्ड एसेट को सेल करके। अब बच्चों और कोई ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे है नहीं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगी, तो बच्चों ये सिंपल एक ही ट्रांजेक्शन है। तो यही बच्चों हमारा कैश फ्लो भी हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 20,000। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना है। अब बच्चों देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन दे रखी है जो कि है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडेम्पशन कर ली गई थी, मतलब पेमेंट रीपेमेंट कर दी गई होगी जो डिबेंचर्स हमने लिए दिए थे। तो बच्चों 50,000 की पेमेंट कर दी होगी कंपनी ने, और जब बच्चों पेमेंट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, तो बच्चों नेगेटिव से हम इसे शो कर देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 नेगेटिव का था, तो बच्चों हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया। तो बच्चों हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी की और तो बच्चों कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बच्चों ये हमारे पास कैश फ्लो भी हो गया। अब बच्चों नेगेटिव का है तो ये कैश यूज्ड इन हो गया ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों हमने तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है, हमें ऐड करना होता है तीनों का कैश फ्लो। देखो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ था 32,000, उसे हम ऐड कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट हुआ 20,000, इसे भी बच्चों ऐड कर देंगे। उसके बाद देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे हमारा कैश जनरेट नहीं हुआ था बल्कि यूज हुआ था, क्योंकि बच्चों माइनस का 50,000 था, तो इसे बच्चों हम माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का ऐड करने पे आ गया 52,000, और बच्चों 50,000 फाइनेंसिंग में जो यूज हुआ था उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों 2,000। और बच्चों ये आंसर होता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इतना इंक्रीज हुआ हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में। अब बच्चों देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस होता है उसे बच्चों हमें ऐड करना होता है नेट इंक्रीज में। अगर बच्चों उसका टोटल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल बराबर आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनी होती है। देखते बच्चों, तो देखो हमारे पास नेट इंक्रीज आया था 2,000। अब देखो बच्चों हमें ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा था 10,000, तो इसे बच्चों हमें ऐड करना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि ईयर के बिगिनिंग में थे 10,000 ऐड कर दिया। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 12,000। अब बच्चों मैच करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस भी बच्चों इतना ही था ना, तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब क्लोजिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस कितना हो गया 12,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें टेक्नो इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2023 की। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड में हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व इन सरप्लस है और करंट लायबिलिटीज है जिसके अंदर हमारे पास ट्रेड पेबल्स है। इसके आगे देखो बच्चों हमारे पास एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और करंट एसेट्स हैं जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और बच्चों हमें रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट भी दे रखा है जिसमें बच्चों हमारे पास सरप्लस का बैलेंस बता रखा है 2023 का और 2022 का। अब बच्चों इसके बेसिस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट कर ले होते हैं ना। तो देखो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना। अब बच्चों वो हम कैसे निकालते थे, सरप्लस का डिफरेंस निकाल के। तो देखो बच्चों सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था हमारे पास 2,30,000 और ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 1,30,000। तो बच्चों ये सरप्लस का डिफरेंस आ गया। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। बट यहाँ पे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप मैंने अभी बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि जो भी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में चेंज आते हैं उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले करंट लायबिलिटी में देख लेते हैं।
तो बच्चों देखो करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल थे जिनका ओपनिंग बैलेंस था 7 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 4,50,000। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। कितने से बच्चों, कितने से डिक्रीज हुई? 2,50,000 से। तो बच्चों माइनस कर देंगे हम। तो बच्चों देखो ट्रेड पेबल हमारे डिक्रीज हुए थे 2,50,000 से, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस लेस वाली साइड में डाल दिया। अब बच्चों अपने बाकी के करंट एसेट देख लेते हैं। तो बच्चों देखो करंट एसेट में हमारे पास इन्वेंट्री थी जिसका ओपनिंग बैलेंस था 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 9 लाख। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे इन्वेंट्री इंक्रीज होगी ना, कितने से? 1 लाख से। और जब भी बच्चों करंट एसेट में इंक्रीज होते हैं तब बच्चों हमें उसे माइनस करना होता है ना। तो बच्चों देखो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई 1 लाख से, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी थे जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 11,50,000। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो गया ना, और जब भी करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हमें ऐड करना होता है। कितने से बच्चों डिक्रीज हुआ है? 50,000 से, तो हम ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल 50,000 हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब बच्चों देखो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 1,70,000 नेगेटिव का आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम अपने फिक्स्ड एसेट को देख लेते हैं। तो बच्चों देखो नॉन करंट एसेट में हमारे पास लैंड था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6,60,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो गया कितने से? 1,60,000 से। मतलब बच्चों हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करा होगा ना, लैंड परचेज करा होगा। और जब बच्चों लैंड परचेज करा होगा तो कैश का आउटफ्लो भी तो हुआ होगा ना, तो बच्चों नेगेटिव से दिखा देंगे। 1,60,000 का बच्चों हमने लैंड परचेज करा जिससे कैश का आउटफ्लो हुआ, जो कि नेगेटिव में आना चाहिए था, तो इसलिए बच्चों हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिए। अब बच्चों यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो का? 1,60,000 माइनस का, तो इसलिए हमने बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। तो बच्चों देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हमारा कैश यूज हुआ है। इसके बाद बच्चों हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। अब बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम अपना शेयर कैपिटल देख लेते हैं कि उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं आया। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 25 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, कितने से? 5 लाख। मतलब बच्चों हमने शेयर इशू करे होंगे तभी तुम्हारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा ना। और जब बच्चों शेयर इशू करेंगे तो हमें कैश भी तो रिसीव हुआ होगा, कितना बच्चों? 5 लाख। तो 5 लाख का बच्चों कैश का इनफ्लो जनरेट हुआ होगा। बच्चों आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर शेयर इशू करे थे हमने 5 लाख रुपीज से, जो कि हमें कैश में मिले होंगे। तो बच्चों 5 लाख आ गया और हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कितना आ गया? 5 लाख। अब बच्चों देखो मैंने बताया था जो भी हमारे पास कैश फ्लो आता है तीनों एक्टिविटीज का उसे हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों ऑपरेटिंग का माइनस में था 1,70,000, इन्वेस्टिंग का भी बच्चों माइनस में था 1,60,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव में था 5 लाख। इन तीनों अमाउंट को बच्चों हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना बच्चों इंक्रीज हुआ? 1,70,000। इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस होता है ईयर के बिगिनिंग में उसे हमें ऐड करना होता है। तो देख लेते हैं बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3 लाख, तो बच्चों ऐड कर देंगे 3 लाख हमने ऐड कर दिया, नेट इंक्रीज जो कि 1,70,000 था। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4,70,000। ये हो गया बच्चों हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि बच्चों देखो हमारे पास बैलेंस शीट में कितना दे रखा था? 4,70,000। तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।